नाजरीन, हमास और हुसियों ने अमरीकी हुकाम को भी चकरा के रख दिया। यमन में हुसी मलेशिया ने कहा कि उसने 2 कार्रवाइयों के नतीजे में बहरे अहमर में 2 अमरीकी जहाज़ों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। इस कार्रवाई में प्रोपेल फॉर्चून को मिसाइल से, जबकि दूसरी कार्रवाई में अमरीकी जंगी जहाज़ को ड्रोन से निशाना बनाया। जबकि दूसरी तरफ अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर कहा कि सना के मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 3:55 पर हुसियों ने यमन से खलीज अदन में बहरी जहाज पर 2 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इस जहाज पर सिंगापुर का झंडा लहरा रहा था और ये जहाज सिंगापुर की एक कंपनी की मलकियत है। इस कार्रवाई के जवाब में बहरे अहमर में अमरीकी बहरी जहाजों ने हुसियों के 15 ड्रोन को मार गिराया। हुसियों के गिराए जाने वाले ड्रोन बहरे अहमर में गुजरने वाले बहरी जहाजों के लिए खतरे का बायस बने हुए थे, इसलिए हुसियों ने आओ देखा न ताओ मिसाइल दाग दिए। 19 नवंबर से हुसियों ने बहरे अहमर और बहरे अरब में तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों का आगाज किया, जिनके बारे में हुसियों को शुबा है कि वो इसराइल से मुंसलिक हैं या उसकी बंदरगाहों की तरफ जा रहे हैं। इससे कबल भी हुसियों ने बड़ी कार्रवाइयां की थी। हुसियों के हमलों की वजह से बहरे अहमर में बाबुल मंदब के करीब रूबीमार जहाज डूबने की तफसीलात अभी तक सामने आ रही है। जहाज के अंदर से एक वीडियो सामने आई जिसमें मिसाइल हमले के नतीजे में जहाज के अंदर होने वाली तबाही को देखा जा सकता है। al-arabiya.net और al-Quds.net को हासिल होने वाली वीडियो में इंकशाफ किया गया कि इस जहाज पर माहौलियाती तौर पर खतरनाक खाद की भारी मिकदार मौजूद थी। उससे 18 फरवरी को मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में इंजन रूम में पानी बह गया और जहाज के बाकी कमरों में बम धमाके के निशानात नजर आए। al-arabiya.net को मालूमात मिली है, उसके मुताबिक हादसे के दिन जहाज पर तकरीबन 22 टन फास्फेट लादी गई थी। इस पर एक ही वक्त में 2 मिसाइलों से बमबारी की गई। पहला मिसाइल पानी की सतह के बहुत करीब जहाज पर लगा और जहाज से टकराया। ये मिसाइल इंजन रूम और होल्ड नंबर 5 के दरमियान लगा। एक सुराख की वजह से जहाज के उस हिस्से में पानी दाखिल हो गया। दूसरा मिसाइल जहाज के सिट्रन की तरफ था। मालूमात से पता चलता है कि जहाज के अमले को डूबने से बचा लिया गया। पहले मिसाइल का बराह रास्त निशाना ईंधन के टैंक के करीब था। अगर ये टैंक से टकरा जाता तो जहाज मुकम्मल तौर पर जल कर राख हो जाता और उसमें सवार तमाम अफराद हलाक हो जाते। दोस्तों, इस वक्त हुसियों ने बहरे अहमर का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है और हर तरह की कार्रवाई वो भरपूर अंदाज में कर रहे हैं, जबकि हर किस्म के जहाज को उनसे ही इजाज़त लेनी पड़ती है, वरना वो किसी सूरत आगे का सफ़र नहीं कर सकते। हुसी जब चाहें हमला कर देते हैं। अब उसी सूरत हाल की समझ अमरीकी और दीगर हुकाम को नहीं आ रही कि उनके साथ क्या किया जाए, क्योंकि हुसी पूरे बहेरा में फैले हुए हैं। नाजरीन, इस दौरान गजा में रमज़ान से कबल जंगबंदी मुआहिदा तय पाने की कोशिशें जारी हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर बलबर्नस जंगबंदी मुआहिदे पर बातचीत के लिए मिस्र के बाद कतर पहुंच गए। दूसरी जानिब अमरीकी सदर बाइडन ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में गजा के साहिल पर इमदाद के लिए आर्जी बंदरगाह के क़याम का ऐलान किया है, लेकिन इसके बावजूद इसराइली जारहियत में रोज़ाना 37 माओं समेत 63 खवातीन शहीद होती हैं। अनरवा के मुताबिक रोज़ाना जाँ बहक होने वाली खवातीन में 37 माएँ शामिल होती हैं, जो अपने पीछे अपने बच्चे और ख़ानदान छोड़ जाती हैं। गजा में जारी इसराइली जारहियत के नतीजे में अब तक 9000 खवातीन शहीद हो चुकी हैं। इसराइली जारहियत से सबसे ज़्यादा खवातीन और बच्चे मुतासिर हुए, जो सख्त मौसम में बेघर होने के साथ साथ ग़ज़ाई किल्लत का सामना कर रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि रमज़ान के आगाज़ तक गजा में जंगबंदी के मुआहदे तक पहुँचना मुश्किल लगता है। बाइडन ने नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि उन्हें तशवीश है अगर गजा में जंगबंदी ना हुई तो मशरकी यरूशलेम में कशीदगी और तशद्दुद बढ़ेगा। दूसरी जानिब हमास ने कहा कि वो गजा में जंगबंदी के अपने मुतालबात से दस्तबरदार नहीं होगी। दोस्तों, इस साल रमज़ान का महीना फ़लस्तीनियों के मौजूदा हालात, गजा की पट्टी पर इसराइली जंग और मगरबी किनारे पर आयद पाबंदियों की वजह से गैर मामूली तौर पर खौफ की फिजा में आ रहा है। रमज़ान के दौरान मशरकी यरूशलेम और फ़लस्तीन के दूसरे इलाकों में तशद्दुद और कशीदगी में इजाफे के खदशात से हैं। मगरबी किनारे के लोग हर साल यरूशलेम शहर जाने और मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने के लिए रमज़ान के महीने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन गजा पर जंग और इसराइली पाबंदियों और इक़दामात की वजह से ये साल मुख्तलिफ नज़र आता है। इसराइली वज़ीर बराए कौमी सलामती इतमार बिन गवीर ने साल 1948 के इलाकों से नमाजियों के मस्जिद अक्सा में दाखिले पर शराइत आयद करने की कोशिश की, लेकिन जंगी काबीना ने ज़मीन पर बिलखुसूस यरूशलेम में सूरत हाल ख़राब होने के खौफ से उनकी दरख्वास्त को नज़रअंदाज कर दिया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की रोशनी में इसराइली सिक्योरिटी सर्विसेज ने पाबंदियों में नरमी, बड़े फैसले न करने और रमज़ान के पहले हफ्ते में नमाजियों की आमद की इजाज़त देने की सिफारिश की है।
لیکن بنیادی مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ غزہ پر اسرائیلی ظلم و ستم کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اسرائیلی حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 78 فلسطینی شہید اور 104 زخمی ہو گئے ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بہت سے افراد ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں اور سڑکیں تباہ ہونے کے باعث امدادی کارکنوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ مجموعی طور پر ہلاکتوں کی تعداد 30,878 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ اسرائیلی بربریت کے باعث بڑے پیمانے پر اموات کے علاوہ 85% آبادی کو خوراک، صاف پانی اور ادویات کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ فلسطینیوں کی امداد روکنے کی اسرائیلی شفافیت کے باعث غذائی قلت سے مزید 3 بچے جاں بحق ہو گئے۔ اس لیے مسلم ممالک بشمول سعودی عربیہ اور ترکی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان سے قبل حالات ٹھیک ہو جائیں، لیکن اب جو بائیڈن کے بیان کے بعد لگتا ہے کہ حالات ٹھیک ہونے کی بجائے مزید خراب ہوں گے، اور اس کا خدشہ اب مزید زیادہ زور سے ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ جو بائیڈن کے بیان نے مزید تشویش پیدا کر دی ہے۔ اب چونکہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، تو ایسے میں جو بائیڈن نے ایک اور غلطی کر دی ہے جسے ہم کم از کم غلطی نہیں کہہ سکتے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ غزہ کی صورتحال پر امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو بے دہانی میں کھلے مائک پر تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بارے میں کہا، انہوں نے اسرائیلی رہنما سے کہا کہ انہیں 2 ٹوک بات چیت کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے یہ بات غزہ کے لیے اشد ضروری امداد کے حوالے سے کہی اور اس لیے کم ٹو جیزس میٹنگ کا ایکسپریشن استعمال کیا، جس کا امریکہ میں عام طور پر مطلب ہے آؤ آمنے سامنے 2 ٹوک بات کریں۔ بائیڈن کے تبصرے اس وقت سامنے آئے جب وہ جمعرات کی رات کے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کے بعد ہاؤس کے فلور پر ڈیموکریٹ سینٹر مائیکل پینٹ پر بات کر رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس وقت قریب ہی کھڑے صدر کے ایک معاون نے خاموشی سے صدر کے کان میں سرگوشی کی۔ بظاہر وہ بائیڈن کو متنبع کر رہے تھے کہ اس وقت مائکرو فون آن ہے۔ بائیڈن الرٹ ہونے کے بعد کہتے ہیں، میں یہاں ایک کھلے مائک پر ہوں۔ اچھا، یہ اچھی بات ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کو اسی سیشن کے دوران امریکی صدر یہ کہتے دکھائی دیے کہ اسرائیل پر غزہ میں غذائی امداد فراہم کرنے کی اجازت پر دباؤ دینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ایسا نہیں کہ اس وقت امریکی صدر ہی لا کھڑا رہے ہیں، بلکہ اسرائیلی وزیر اعظم اور قومی سلامتی کے وزیر کے درمیان بھی لڑائی ہوئی۔ اسرائیلی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے کہا کہ منی سیکیورٹی اور سیاسی کونسل کا اجلاس رات دیر گئے منعقد ہوا، جس میں وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو اور قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گویر اور پولیس کمشنر یعقوب شبتائی کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے کہا کہ نیتن یاہو سے کہا، آپ مجھ سے کچھ ایسا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو میرے موقف کے خلاف ہے۔ دروازوں پر بھیڑ بارے میں کوئی حقیقی جواب نہیں اور ہمیں سیکیورٹی رسک ایک اور حفاظتی خطرہ ہے۔ ان کا اشارہ مسجد اقصی میں رمضان کے دوران مسلمان نمازیوں کی بڑھتی تعداد کے بارے میں تھا۔ بن گویر کے بیان کے بعد نیتن یاہو نے پولیس کمشنر پر چیختے ہوئے کہا کہ لیکن آپ نے کہا یہ ممکن ہے، ہم نے ہفتے کے آغاز میں ایک بحث کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ آپ اس کے قابل ہیں اور فیصلے پہلے ہی ہو چکے ہیں۔ پولیس کمشنر نے جواب دیا، یہ درست نہیں، ہم نے کہا کہ گیٹ پر زیادہ بھیڑ اور سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد دونوں رہنما لڑ پڑتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل اس وقت شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے اور حماس اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مطالبات منوا سکتا ہے۔